नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ का दर्द। सुनो, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन बाद घर में दिवाली की पार्टी है। कम से कम उस दिन वह मेरा मूड ना खराब करे। बेहतर होगा अपने कमरे में चुपचाप रहे। अगर वह कमरे से निकली और कुछ भी इधर का उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं भी ये भूल जाऊंगी कि वह मेरी सास है। सीधा घर से बाहर निकाल दूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे। कह देती हूँ। आरती अपने पति विनय से बोली। विनय बोला, तुम क्या चाहती हो? मैं माँ को समझाने जाऊँ? कम से कम माँ को तो तुम संभाल सकती हो। सच कहते हैं, लोग चाहे कलेक्टर ही क्यों ना बन जाओ, पर बीवी के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। देख लो, तुम्हारी पार्टी में मायके वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझाना, और प्लीज़ मुझे इन सब बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है जो मुझे घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को देती हो। इतना कहकर विनय कमरे से निकल गया। विनय के वहाँ से जाते ही आरती आगे बढ़ने लगी। अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो मैंने उनको अपने साथ रख रही हूँ। इनकी वजह से अगर मेरी दिवाली खराब हुई तब तो मुझे इनके बारे में सोचना ही पड़ेगा। पर फिलहाल प्यार से ही काम चलाना होगा। मन ही मन यह सब बुदबुदाते हुए वह अपनी सास देवकी जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं 2 दिन बाद दिवाली है और उसी दिन हमारी शादी की सालगिरह भी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो, तो बेहतर यही होगा उस दिन आप अपने कमरे में ही रहना। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर करेंगे। इसके बाद आगे क्या होगा, इसके लिए आप तैयार रहना। आरती वहाँ से निकल गई। देवकी जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में साथ रखते हैं। दिवाली की पार्टी और मेहमानों की पड़ी है, अपनी माँ की नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी ठिठोलियों की आवाज़ देवकी जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वह दिवाली का और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू अपनी ओर खींच रही थी। देवकी जी सोचने लगी, कितने चाव से वह दिवाली मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया और कलेक्टर क्या बन गया, पूरा ही बदल गया। दिवाली के साथ उसकी सालगिरह है तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। पार्टी में बेटे के जानने वालों और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। देवकी जी ने बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी देवकी जी अपने कमरे से बाहर कम ही आती थी, क्योंकि वह जरा सी भी बाहर आई तो उनकी बहू आरती को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से उसका त्योहार खराब हो जाएगा। फिर बेटे बहू के इस चमकीले घर में देवकी जी अकेली पुरानी बची थी, जो बुझते हुए दिए की तरह टिमटिमाती रहती, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। देवकी जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने, आपके बेटे बहू का बस चले तो मुझे घर से निकाल दें, पर मैं जानती हूँ वह मुझे इस घर से नहीं निकाल पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इसी मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रखे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। तभी अचानक आरती ने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला
और उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, लीजिए, ये साड़ी पहन लेना। कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आ गया तो हमारी इज्जत ना तार तार हो जाए। और ढंग से हाथ पैर धो लीजिए और कंघी कर लीजिएगा। अगर कोई कमरे में आ जाए तो नमस्ते और हाँ हूँ में जवाब देना। बस ज़्यादा किसी से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी। आरती बस सुनाई जा रही थी, पर देवकी जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक आरती उनके कंधों को हाथ से झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रही हैं या बस मैं कहे जा रही हूँ। देवकी जी का ध्यान भंग हुआ और बोली, हाँ हाँ बहू, ये तो बताओ दिवाली पर क्या बनवा रही हो। आरती बोली, हे भगवान, जब देखो जब खाने की बात। कुछ कहा मैंने आपसे, सुना नहीं। दिवाली की पूजा मैं कर लूँगी, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज़्यादा बात मत कीजिएगा। देवकी जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, बहू सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, दिवाली की पूजा में भी शामिल नहीं हो सकती। आरती बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। देवकी जी बोली, बहू बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। सुबह से बस 2 ब्रेड और चाय ली हैं। आरती ने देवकी जी को घूर कर देखा, मानो उन्होंने क्या ही मांग लिया हो, और फिर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में काम वाली कांता वहाँ आई और खाने की थाली देवकी जी को देते हुए बोली, बड़ी मालकिन खाना खा लो। देवकी जी ने आशा भरी नज़रों से कांता की तरफ देखा। कांता बोली, बड़ी मालकिन अभी तो पकवान बना रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई, ताकि कुछ देर के लिए तो आपकी भूख शांत रह सके। और फिर बिना मालकिन से पूछे मैं पकवान लाऊंगी तो फिर आप जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। देवकी जी सब समझ गई। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी, वे खाने पर टूट पड़ी। उन्हें इस तरह का खाना खाते हुए देखा कांता की आंखें भर आईं और सोचने लगी, कोई कह सकता है भला यह कलेक्टर साहब की माँ है। वह कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और पैसे कमा रहे हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटे बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ। कम से कम रात का खाना तो एक साथ बैठकर खाते हैं। यहाँ पर तो कलेक्टर बेटा दिवाली पर तो सबको मिठाई खिलाता है और सालगिरह पार्टी पर उसकी माँ भूखी है। अभी कांता को आरती की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं बाहर जाने को हुई, तभी देवकी जी बोली, कांता मेरी एक रोटी से भूख नहीं बुझती, मुझे अभी भी भूख लग रही है। कांता बोली, बड़ी मालकिन मुझे जैसे ही मौका लगेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊँगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर कांता वहाँ से चली गई। देवकी जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाल कर देखी तो वह खुश हो गई और कहने लगी, बहू ने पहली बार मेरे लिए दिवाली पर साड़ी खरीदी, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान घर के बाहर इकट्ठा होने लगे और केक की तैयारी होने लगी। विनय और आरती जैसे ही केक कट करने को आगे आए, विनय के किसी दोस्त ने कहा, अरे विनय, घर में आंटी जी हैं, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो दिवाली, ऊपर से इतनी खुशी का दिन है, तो उन्हें भी यहाँ होना चाहिए। क्यों दोस्तों? सब ने हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया और यूँ सबकी बातें सुनकर विनय ने आरती की तरफ देखा तो आरती बात बनाते हुए बोली, भैया ये बात है कि अब मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और दिवाली के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, तो उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था हर बात में उन्हें
अपने साथ रखने का और उनके हाथों के कटवाने का, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू हूँ, उनका कहना कैसे टाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों से खुश करके आरती ने विनय के साथ केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में कांता एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो आरती डांटते हुए बोली, ये क्या कर रही है, इतना खाना किसके लिए ले जा रही है। तो कांता बोली, बड़ी मालकिन को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। तो आरती बोली, एक ही रोटी काफ़ी है, इस उम्र में ज़्यादा खाएगी तो वजन बढ़ जाएगा, और अगर कल को मर गई तो इसको कौन उठाएगा। चुपचाप से यह प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर, अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़ी मालकिन की पड़ी है, क्या तुम्हें वही तनख्वाह देती हैं। चलो जाओ यहाँ से। बेचारी कांता मजबूरन खाने की प्लेट को वहीं रख दिया और काम करने लगी। आरती अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई, पर देखते ही देखते रात के 11 बज गए, पर अभी तक देवकी जी को खाना किसी ने नहीं दिया। वह भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन उन्हें अब भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पार्टी तो अभी भी चल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, देवकी जी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वह उठकर अपने कमरे से बाहर आई, छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से विनय की नज़र देवकी जी पर पड़ी और वह आरती के पास जाकर धीरे से बोला, आरती, मैंने तुमसे कहा था ना, इस दिवाली मुझे माँ कमरे से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया भी था, कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, अम्मा को सवाल लेना, पर तुमसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। माँ को अंदर ले जाओ, इससे पहले कि किसी की नज़र उन पर पड़े। आरती फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें कमरे में धकेलती हुई उनके कान में बोली, आपसे कहा भी था कि बाहर मत आना, आप सुनती क्यों नहीं। पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया हुआ देख वह बोली, चलो अम्मा अंदर चलिए, आराम करिए। देवकी जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने ही वह बोली, बहू, तुम लोग मुझे दिवाली के दिन भी अंदर कमरे में बंद करके क्यों रखते हो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अचानक से देवकी जी की आवाज़ सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सभी हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरी औरत के कान में बोली, इतने बड़ी कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं और आरती हमारे साथ दिवाली में पत्ते खेल रही थी। पार्टी में अन्य मौजूद लोग सभी तभी जुबान में बात बनाने लगे। आखिरकार आरती देवकी जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आई और कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर आई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत सबके सामने उछालते हुए। क्या बताना चाहती हो आप लोगों को। हम आपको भूखा रखते हैं। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे समेट लूं। देवकी जी कुछ कहती उससे पहले ही आरती ने दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने कांता जी से बोली, कांता, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना ला कर दो। तुम्हें पता है वह बूढ़ी हो गई हैं, हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है।
अभी तो उन्होंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया, अब फिर से भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। कांता आश्चर्य से आरती की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर देवकी जी के कमरे में ले गई। देवकी जी रो रही थी। कांता को देखते हुए बोली, देख कांता, बहू ने मुझे कितनी जोर से धक्का मारा, पूरी कोहनी छिल गई। बेचारा बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई थी कि तुरंत खून ही खून हो गया। कांता ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बांधते हुए बोली, कोई बात नहीं मालकिन, पहले खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम लगा दूंगी। कांता ने अपने हाथों से देवकी जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे उन्हें घाव का दर्द भी कम लग रहा था। देवकी जी खाना खा रही थी तो कांता बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपसे आपका बेटे बहू एक मीठा बोल नहीं बोलते हैं। काहे बर्दाश्त करती हो भला, काहे कमी है आपको, फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हो। देवकी जी बोली, कांता, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहूँ तो अपने लिए नौकर रख लूँ, लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ही ना। मैं अकेले क्या करूँगी। गांव की खेतीबाड़ी से जो भी पैसा आता है वह भी तो बेटा बहू रख लेते हैं। यह दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा यहाँ कोई नहीं है। विनय के बाबूजी भी मुझे जीवन जीने के लिए अकेला छोड़ गए थे, अब भला मैं बेटा बहू को छोड़कर कहाँ जाऊँ। इतना कहते कहते हुए वो रोने लगी। कांता बोली, अम्मा, आप पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर कलेक्टर बना सकती हो और जमीन जायदाद नहीं संभाल सकती। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो जाएं। मालकिन, भले ही एक ही रोटी खाओ पर स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। तभी आरती ने कांता को आवाज़ लगाई और वह बाहर चली गई। उसके जाते ही देवकी जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस खाने को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि क्या यह सम्मान की रोटी है। थोड़ी देर बाद कांता कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा खाना वैसा का ही वैसा था और देवकी जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। कांता बोली, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया। देवकी जी बोली, नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे वापस। कांता ने देवकी जी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी। आरती और विनय भी कमरे में आ गए और आते ही देवकी जी पर दिवाली की पटाखे की तरह बरस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की, आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकत करते हैं खाने के लिए। आप इतनी पागल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसे कैसी बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। फिर रहना अकेली और मनाना त्योहार। विनय की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि आरती बोली, लो जी, खाने के पीछे इतना हंगामा करती हैं, वह भी तो वैसा ही पड़ा है, खाना बर्बाद करती हैं। पता है ना भगवान कितना पाप देंगे। तो आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाते। सुनो जी, इनका कुछ करो, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। इन्हें वापस गांव भेज दो या किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो। मैंने बोला, ठीक कहती हो, कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ, वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। देवकी जी चुपचाप बेटे बहू की बातें सुन रही थी। कांता देवकी जी की तरफ आश्चर्य से देख रही थी। वह सोच रही थी कि यह तूफान से पहले की शांति है।
ना जाने इसके बाद मालकिन क्या करेंगी। दूसरे ही दिन विनय ने देवकी जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर सबसे पहले देवकी जी ने अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद विनय को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत में, जिसमें उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, जो ट्रस्ट बड़े बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करते हों, और इस ट्रस्ट की देखभाल की जिम्मेदारी उन्होंने कांता को दी, जिसके लिए उसे हर महीने तनख्वाह दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में वे खुद रहने लगे। एक दिन उन्होंने कांता को फ़ोन किया। वह और उसके पति वहां आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और देवकी जी के साथ रहने लगे। देवकी जी अब स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वह विनय के पास ना भेजकर देवकी जी ने अपने पास रखना शुरू कर दिया। जब पैसा विनय के अकाउंट में नहीं आया तो विनय और आरती दोनों गांव पहुंच गए। आते ही देवकी जी के ठाट बाट देखकर विनय बोला, माँ, ये घर का क्या हाल बनाकर रखा है आपने। और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई, जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझे पूछना चाहिए था। देवकी जी बोली, तुझे क्यों पूछूंगी, तुम होते कौन हो। अब पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। आरती बोली, आप पैसों का क्या करेंगी और किसी से पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों के स्कूल के लिए दे दिया। देवकी जी बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था, और क्यों पूछूंगी तुम लोगों से। संपत्ति मेरी है तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले। विनय बोला, माँ, कैसी बातें कर रही हो हम आपके बेटा और बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। देवकी जी बोली, कौन से बेटा बहू हैं जो बार बार अपनी माँ को रोटी के लिए तरसा देते थे। ऐसे बेटा बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ। अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ रखा नहीं है। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ। दिवाली होली अपनी पत्नी के साथ आराम से वहीं मनाना। आरती बोले, मम्मी जी, आप ये कैसे कर सकते हो। जरूर ये सब कांता ने ही सिखाया होगा। इसकी तो मैं जैसे ही वह कांता की तरफ बढ़ी, देवकी जी ने एक थप्पड़ आरती को जड़ दिया। बोली, खबरदार, इसको तुमने हाथ भी लगाया तो आज तक तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की। जो भी सेवा की है इसने की है, और मेरे मरने के बाद भी यह इसी घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव का कोई भी आदमी मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। निकल जाओ मेरे घर से और वापस कभी लौट कर मत आना। देवकी जी का रौद्र रूप को देखकर दोनों के कपकपी बन गई। कांता बोली, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारी को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार विनय आरती अपना समूह लेकर शहर के लिए रवाना हो गए और दोबारा लौटकर नहीं आए। यहाँ कांता और उसके पति देवकी जी की पूरी सेवा करते और ईमानदारी से उनकी चीज संभालते थे। बेटे बहू ने अपना फर्ज अदा नहीं किया तो फिर अधिकार कैसे पा सकते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें।